जब संभलती है तबीयत तो चले आते हैं आप। जब संभलती है तबीयत तो चले आते हैं आप। अपने बीमार को अच्छा नहीं होने देते। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार पुनः अपने YouTube चैनल उपयुक्त ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर आप सभी साथियों का पुनः स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम मध्य प्रदेश ITI TO और LP टेक्नीशियन परीक्षा जो 2022-23 में होने जा रही है, उसके रिगार्डिंग हम फिटर थ्योरी का कंप्लीट पैकेज वीडियो के माध्यम से आपको दे रहे हैं। जो बंदे जिनके पास समय नहीं है किताब पढ़ने का, तो उनके लिए हम एक एक करके पूरा टॉपिक इसी वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं। और हमारा अधिक से अधिक ये प्रयास रहता है कि ना सिर्फ आपको टॉपिक के बारे में विस्तृत जानकारी दें, बल्कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के माध्यम से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो जैसा आपको पता है, कल हमने मेजरिंग टूल्स के बारे में पढ़ा था, आज हम मार्किंग टूल्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, मार्किंग टूल्स क्या होता है? तो किसी भी मकान, भवन या बिल्डिंग बनाने से पहले उसका नक्शा बनाकर प्लाट पर मार्किंग की जाती है। ठीक है, इस प्रकार जॉब को सही व प्रशुद्ध बनाने के लिए ब्लूप्रिंट के अनुसार मार्किंग करने की क्रिया को लेआउट मार्किंग कहते हैं। मार्किंग करने से ज्ञात हो जाता है कि किसको कहाँ से काटना है, या ड्रिल करना है, या फाइलिंग करनी है ना, अर्थात क्या क्या ऑपरेशन करने हैं। आपने देखा होगा कि जो दर्जी होता है वो कपड़ा काटने से पहले उसकी मार्किंग कर लेता है। इसी प्रकार अपन जो कारीगर होता है वो क्या है कि जॉब बनाने से पहले उसकी मार्किंग कर लेता है, ताकि वह ठीक ठाक लेआउट प्रिंट अपने माइंड में सेटअप कर सके। ठीक है, मार्किंग के उद्देश्य क्या होते हैं? तो आप मार्किंग काय के लिए करते हैं कि मार्किंग करने से कार्य को बार बार जांचने एवं नापने की आवश्यकता नहीं रहती। मार्किंग करने से कारीगर को ज्ञात हो जाता है कौन कौन सी क्रियाएं कब करनी है। मार्किंग करने से समय की बचत होती है ना। मार्किंग द्वारा बनाई गई रेखाएं कारीगर का पथ प्रदर्शन अर्थात गाइडलाइन का कार्य करती हैं, जिससे जॉब का सही एवं शीघ्र बनता है। मार्किंग मीडिया क्या क्या होती है? मार्किंग मीडिया होती क्या है? मार्किंग करने से पहले जॉब की सतह पर जो भी पदार्थ आप यूज़ करते हैं वो आपके मार्किंग मीडिया कहलाते हैं। मार्किंग मीडिया क्या क्या होती है? लेआउट डाई, सफ़ेद लूप, वाइट का कोटिंग, इसको सफ़ेद लेप बोलते हैं, पर्शियन ब्लू है ना। इसके बाद पर्शियन ब्लू के बाद अपना ब्लैक बोर्ड चाक है ना, ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाली चाक, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपके मार्किंग मीडिया कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेआउट डाई की। तो लेआउट डाई जो है एक प्रकार की स्याही का रंग जैसा द्रव्य होता है, जिसे जॉब की सतह पर ब्रश से लगाया जाता है। इसका प्रयोग करने से पूर्व जॉब की सतह पर तेल व ग्रीस आदि को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। तो जो आपका लेआउट डाई है ये स्याही के रंग जैसा लिक्विड है, जिसको सतह पर, जॉब की सतह पर आप ब्रश के माध्यम से, जैसे आप पेंट करते हो उस तरीके से आप इसको लगा देते हैं। ठीक है, वाइट कोटिंग क्या होती है? एल्कोहल में चौक का पाउडर तथा थोड़ा सा पानी मिलाकर घोर तैयार कर लिया जाता है। एल्कोहल मिलाने से जॉब की सतह पर जंग नहीं लगती तथा लेप शीघ्र सूख जाता है। इसका प्रयोग ब्रश के द्वारा जॉब पर किया जाता है। आप लेआउट डाई के लिए भी ब्रश का उपयोग कर रहे थे, सफ़ेद लेप के लिए भी। इसमें आप एल्कोहल में चाक का पाउडर तो थोड़ा सा पानी मिलाकर घोल तैयार कर लेते हैं ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं पर्शियन ब्लू की ना। ये मशीन एवं फाइल द्वारा तैयार की गई सतह पर प्रयोग किया जाता है। जो भी आपकी मशीन और फाइल द्वारा सतह है उसको करने के लिए आप पर्शियन ब्लू का उपयोग करते हैं। इस पर खींची गई रेखाएं सही एवं साफ दिखती हैं। आप याद रखेंगे, जैसे आपको निम्न ऑप्शन दे दिया जाएगा कि निम्न में से कौन सी मार्किंग मीडिया पर खींची गई लाइन जो है सही एवं साफ दिखती है, तो आप बताएंगे पर्शियन ब्लू। लेकिन इसको सूखने में समय अधिक लगता है, ये आप याद रखेंगे। इसकी जो लाइन है पर्शियन ब्लू की वह सही एवं साफ दिखती है, मगर इसको सूखने में समय ज़्यादा लगता है। ब्लैक बोर्ड चाक, इसका प्रयोग भी मार्किंग मीडिया के तौर पर किया जाता है। ठीक है, अधिकतर इसका प्रयोग ढलवा लोहा, कास्ट आयरन, स्टील की रफ सतहों पर प्रशिक्षण संस्थानों में, जहाँ प्रशिक्षणार्थी जॉब बनाना सीखते हैं, वहाँ किया जाता है। तो ब्लैक बोर्ड चाक आपको पता है, तो अपन लोगों ने जब ITI वर्कशॉप में जॉब बनाए तो अपन ने ब्लैक बोर्ड चाक का उपयोग ही किया है। अब बात करते हैं हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसमें एक नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जो आपका मार्किंग मीडिया है उसको एक घोल को जहर का घोल या विष का घोल भी कहते हैं। तो आपका ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये आपका एक तरीके का जो जहर होता है। इसको बनाने के लिए कॉपर सल्फेट के पाउडर को पानी में घोलकर कुछ बूंदे नाइट्रिक एसिड या सोरे के तेजाब की डाली जाती है। ये घोल एक प्रकार के जहर है, इसलिए इसे बड़ी सावधानी से प्रयोग किया जाता है। जब तक मार्किंग की सतह सूख नहीं जाती तब तक सतह पर मार्किंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घोल का कुछ अंश मार्किंग टूल पर लगने की संभावना होती है, जो आपके हाथों के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अब आपकी हम बात करते हैं, हमने बात कर ली आपकी मार्किंग मीडिया की, अब बात करते हैं मार्किंग की विधियाँ। तो आप किन किन विधियों से मार्किंग का कर सकते हैं? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सेंटर लाइन विधि की ना। टेढ़े मेढ़े आकृति वाले जॉबों में अगर कोई भुजा फिनिश ना की हो, ठीक है, तो उस पर इस विधि द्वारा मार्किंग की जाती है।
अब जो आपका मार्किंग के लिए इस प्रकार के कार्यों के मध्य में एक अनुमानित रेखा खींच ली जाती है और इसी को आधार मानते हुए मार्किंग की दूसरी रेखाएं खींची जाती है। जैसे आपने देखा होगा, आप जब वर्कशॉप में जॉब बनाते हैं तो अपना जो जॉब है वो एक्यूरेट फिनिश नहीं हो पाता, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक सेंटर लाइन मान लेते हैं। इस तरीके की अपन ने एक सेंटर लाइन मान ली और उसके अपन मिलाकर अनुमानित रेखा से माप के आपकी जो है मार्किंग कर लेते हैं, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड विधि की, डेटम लाइन विधि। तो इस प्रकार की जॉब उसकी दो संलग्न भुजाएं समकोण पर अच्छी तरह फिनिश की हो, इन विधि द्वारा मार्किंग की जाती है। दो भुजाओं में से एक पद लंबवत और दूसरी भुजाओं पर समांतर रेखा खींचते हैं, उन्हें डेटम लाइन कहते हैं। देखो, आप जॉब दो संलग्न भुजाएं जब समकोण पर अच्छी तरह फिनिश की हो, उस विधि पर आप मार्किंग करेंगे डेटम लाइन विधि की, ठीक है। दो भुजाओं में एक पद लंबवत और दूसरी भुजाएं समांतर होती है, उन्हें डेटम लाइन कहते हैं। ये आप देखिए, ये आपकी जो लंबवत है, ये समांतर है, ये आपकी डेटम लाइन है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इनकी मार्किंग कर लेते हैं। ये आप देखिए, जैसे आप मान के चलिए ये निशान आपका 10 mm का लगा है, तो आपने इस तरीके से ये जॉब यहाँ से आपने यहाँ डेटम लाइन मान के ये लाइन खींच दी और उसके आधार मान के आपने ये गैप इसको यहाँ से मैच कर लिया, है ना। तो ये आपकी डेटम लाइन विधि हो गई। टेम्पलेट द्वारा मार्किंग क्या होती है, मास प्रोडक्शन के कार्यों में शीघ्र मार्किंग करने की विधि होती है। अब जहाँ पर वर्कशॉप है, जहाँ अधिक मात्रा में आपके जॉब तैयार होते हैं, तो उसमें आप एक शीट की टेम्पलेट बना लेते हैं और उसी टेम्पलेट को कार रखकर स्क्राइबर के माध्यम से मार्क कर लेते हैं। मतलब एक तरीके से आपका एक डमी पीस होता है जिसको आप मार्किंग करने के लिए उपयोग करते हैं, है ना। और आप स्क्राइबर की सहायता से उतने आकार का, जितने आकार का डमी पीस है उतने आकार का आप जॉब पर विविध प्रकार की मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको मार्किंग करने की विधियाँ थोड़ा आपको ब्रीफली बता देता हूँ। मार्किंग करने की विधि क्या होती है। मार्किंग करते समय कारीगर के पास ब्लूप्रिंट का होना आवश्यक है। ब्लूप्रिंट को कम से कम 2 बार अवश्य पढ़ लें। क्या होगा, जब आप उसको पढ़ लेंगे तो दिमाग में आपके आ जाएगा कि किस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। जॉब पर मार्किंग करते समय कम से कम 2 सतहों पर मार्किंग विधि द्वारा मार्किंग सही बनी होनी चाहिए, अन्यथा मार्किंग में त्रुटि की संभावना। मतलब आप 2 तरीके से आप जाँच लें। ये नहीं कि आपने एक ही बार मार्किंग की, मान लीजिए आपने किसी सेंटर लाइन विधि या डेटम लाइन विधि से यूज़ किया, तो आप उसको एक बार क्रॉस चेक कर लें कि मार्किंग आपकी सही है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद मार्किंग ड्राइंग के अनुसार होनी चाहिए, है ना। ड्रिलिंग करते समय स्थान पर मार्किंग करते वक्त वृत्त जो है आप जहां आपको ड्रिलिंग करनी है वहाँ पर आप सेंटर पंच का उपयोग कर लें, है ना। और एक बार मार्किंग करने के पश्चात ब्लूप्रिंट से जॉब की तुलना करनी चाहिए, कहीं कोई छूट चीज़ ना हो गई हो, है ना। पंचिंग क्रिया केवल उन्हीं रेखाओं पर करनी चाहिए जिन पर आवश्यकता हो, पंचिंग ज़्यादा गहरी नहीं करनी चाहिए, है ना। अब बात करते हैं हम सावधानियाँ की। प्रत्येक माप का बहुत सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। ये आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन। आप इसको तय मानिए कि पंचिंग क्रिया डॉट पंच से करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके बीच आपसी दूरी 3 से 5 mm की हो, है ना, डॉट लगाते समय। और होल करने वाले स्थान पर सेंटर पंच द्वारा गहरा निशान लगाना चाहिए तथा परिधि पर आमने सामने पंच के पार निशान अवश्य लगाना चाहिए। अब हम बात करते हैं सरफेस प्लेट की। तो आप लोगों ने लगभग सब लोगों ने सरफेस प्लेट आपके अपने ITI वर्कशॉप में देखी होगी, लेकिन जिस बंदे ने नहीं देखी उसको अपन एक मोटा अनुमान ये आपको बता देते हैं चित्र के माध्यम से। किसी जॉब पर परिशुद्ध विमितीय विशेषताओं की अंकित करना होता है, तब ये परम आवश्यक है कि डॉटम प्लेन पूर्णतः समतल सतह हो। असमतल सतह को डाटम बनने से बीमाएं अप्रसिद्ध होती हैं। मशीन शॉप के कार्यों के लिए सबसे अधिक उपयोग में आने वाली डाटम सतह सरफेस प्लेट है। मतलब आपको जॉब को रखने के लिए एक सरफेस प्रदान करती है सरफेस प्लेट, और कुछ नहीं, है ना। आप ये देख लीजिए, ये आपकी जो फ्लैटनेस एरर है, ये आपका वर्क पीस है, ये आपकी स्पेसिफाइड हाइट है ना। ये आपने एक सरफेस प्लेट ली, मान लीजिए कि आपका जो जॉब है उसका जो बेस है, आधार जो है वो नीचे से तिरछा आड़ा है। तो आप क्या करेंगे, जब आप जॉब पर लाइन लगाएंगे तो मान लीजिए यहाँ आपकी 10 mm है और यहाँ से थोड़ा तिरछा है तो ये 9 mm, इसलिए सरफेस प्लेट इसको सरफेस प्रदान करता है, जिसके कारण ये जॉब पूरा प्लेन हो जाता है ना। अब हम बात करते हैं इसके बाद सरफेस प्लेट समानता अच्छे गुणों वाली कास्ट आयरन की बनी होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका, है ना, कि सरफेस प्लेट काय की बनी होती है, तो कास्ट आयरन की बनी होती है। वर्किंग सरफेस को मशीनिंग करके अच्छी प्रकार से कुचल लिया जाता है। सरफेस प्लेट को दृढ़ता प्रदान करने के लिए उसकी निचली सतह पर भारी पसलियाँ, ये जो आपकी हैं हेविली रिव्ड अंडर साइड, ये वेब्स बनी होती है ना। अब बात करते हैं समतल करने में समानता एवं सुगमता के लिए 3 बिंदुओं पर सस्पेंशन देना आवश्यक है। ये आपकी सरफेस प्लेट का एक चित्र हो गया। ये आपका एज स्ट्रेट एंड स्क्वायर टू ईच अदर, ये आपका, और एक्यूरेटली स्केप्ड फ्लैट सरफेस, ये आपकी फ्लैट सरफेस है जिसमें आप जॉब को रखकर मार्किंग कर सकते हैं। ये आपका 3 पॉइंट सस्पेंशन फॉर स्टेडीनेस, ये आपका ये हो गया। अब छोटी सरफेस प्लेटों को बेंच पर रखा जाता है, जबकि बड़ी सरफेस प्लेटों को प्लेट स्टैंड पर रखा जाता है। आपने देखा होगा आपके यहाँ
छोटी सरफेस प्लेट एक बेंच पर रखी होती थी। ग्रेनाइट सघन एवं स्थायी पदार्थ है, इसका उपयोग भी सरफेस प्लेट बनाने में किया जा सकता है। जैसे तो आप देख रहे हैं आजकल अमूमन ग्रेनाइट का उपयोग हर जगह कर रहे हैं। आप शोकेस, दुकान की शोकेस से लेकर आपके जीने बनाने तक उसी तरीके से आप अगर ग्रेनाइट की आप सरफेस प्लेट बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल सरफेस प्लेट का एक मेन काम है आपको बेस प्रदान करना। तो ये ग्रेनाइट भी एक उच्च सघन पदार्थ है ना। मशीन शॉप में उपयोग के लिए 3 ग्रेड में उपलब्ध होती हैं, ठीक है। ग्रेड 1, 2, 3, जबकि ग्रेड 2 व 3 की अपेक्षा ग्रेड 1 से अधिक मान स्वीकार है। ढलवे लोहे की सरफेस प्लेट का निर्देश इस लंबाई चौड़ाई ग्रेड तथा आई इसकी संख्या, ठीक है। कास्ट आयरन की जो सरफेस प्लेट है उसका जो ग्रेड है वो क्या है, 2000 × 1000 ग्रेड है ना। पर मार्किंग ऑफ टेबल, ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस जो आपकी साइज़ की जो ढलवे लोहे की सरफेस प्लेट है वो आपकी मान्य है, तो आप ये 2000 × 1000 बताएंगे। ये भारी रिव युक्त ढलवा लोहे की टेबल होती है। क्या की बात करते हैं, मार्किंग ऑफ टेबल की है ना। ये जो सरफेस प्लेट है और मार्किंग ऑफ टेबल है या कुछ नहीं, ये सिर्फ बेस प्रदान कर रहे हैं आपको जॉब रखने के लिए। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जॉब जो है आप जब बनाएंगे वो एक्यूरेसी के साथ नहीं बन पाता, तो जब आप जॉब को रखते हैं तो ये आपकी जो है सरफेस प्रदान करते हैं ताकि आप बेस आपका बिल्कुल फ्लैट रहे और आपकी जब जॉब की मार्किंग की जाए तो जो आपकी रेखा हैं वो इधर उधर ना भागे, ठीक है। ये आपकी मार्किंग ऑफ टेबल, इसका उपयोग भी आप सेम है काय के लिए करेंगे, आप जॉब को मार्किंग करने के लिए। ये भी आपका कास्ट आयरन का बना होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारी वो स्ट्रेट की बात कर लेते हैं। तो ये आपका स्ट्रेटनेस की जांच करता है ना। स्ट्रेटनेस की जांच करने तथा सीधी लंबी रेखाओं को अंकित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि कास्ट आयरन अथवा स्टील की बनी हुई होती है, ठीक है। स्टील स्ट्रेट ये आपका स्टील का हो गया है ना। तो आपने देखा इससे आप जो स्ट्रेट एज है इससे आप स्ट्रेटनेस की जांच करते हैं, सीधेपन की। स्टील स्ट्रेट एज, बेवल्ड स्ट्रेट एज। स्टील स्ट्रेट एज आपका ये हो गया, इसकी लंबाई 2 मीटर तक है। बेवल्ड स्ट्रेट एज ये जो है आपका, ये आपका कोण के उसमें होता है। तो जहाँ पर आप ग्रुप या कोण बने हो उसके माध्यम से आप जब अंदर इसको स्ट्रेट एज को डालना हो तो बेवल्ड स्ट्रेट के माध्यम से आप अंदर की स्ट्रेटनेस की जाँच कर सकते हैं। कास्ट आयरन स्ट्रेटनेस क्या होता है, इसमें सक्रिय सरफेस प्लेट को सामान्य माना जाता है, जिन्हें कोलोस ग्रेन कास्ट आयरन से बनाया जाता है। ये मशीन टूल के साइड बेच की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। सामान्यतः ये बाजार में 3 मीटर लंबाई तक उपलब्ध होते हैं। कास्ट आयरन के स्ट्रेट एज में रूपपूर्ण से बचाने के लिए रिब तथा ऊपरी भाग बोग आकार का बनाया जाता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, कास्ट आयरन स्ट्रेट एज हो गया। स्ट्रेट एज का उपयोग क्या हो गया, कुछ विशेष परिस्थितियों में जब सरफेस तथा स्ट्रेट एज के मध्य का गैप अधिक हो तो विचलन ज्ञात करने के लिए आप फिलर गेज का उपयोग करते हैं। ये देखिए आपका ये आपकी सरफेस प्लेट हो गई, ये आपका जॉब हो गया, और आप इसको जो स्ट्रेट एज लगा के आप इसमें आप देख रहे हैं कि कितना गैप है। ये देखिए आप ये फिलर गेज के माध्यम से आप देख रहे हैं कितना गैप आ रहा है। जो आपका लाइट बॉक्स है, ये आपका लाइट बॉक्स है, इसमें आप क्या करते हैं, ये आपका स्ट्रेट एज हो गया और ये आपका प्रकाश हो गया है ना। और ये आपका कंपोनेंट है जिस पर आप उसको जो रखे हुए हैं, इस पे आप यहाँ से आँख से देखते हैं या सामने, यदि जो गैप है वो आपका थोड़ा सा जो है पर थोड़ा सा मतलब साफ साफ दिखेगा तो ये समझिए आपकी ज़्यादा गैप है। और 0.002 एम से अधिक होगा तो सफ़ेद प्रकाश दिखेगा, और 0.002 एम से कम गैप होगा तो वहाँ हल्का प्रकाश दिखेगा, मतलब हल्की हल्की सी आपको दिखेगी। और जब आप देखेंगे सफ़ेद एकदम सफ़ेद आ रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि 0.002 एम से ज़्यादा गैप है। अब बी ब्लॉक क्या है आपका, बी ब्लॉक का प्रयोग आप मशीन पर चिन्ह सेटिंग के लिए किया जाता है। सरफेस प्लेट, मार्किंग टेबल, स्ट्रेट एज, ये सब आपको एक सरफेस प्रदान कर रहे हैं। और जो बी ब्लॉक है ये भी आपको सरफेस प्रदान करेगा, मगर इसके लिए आप क्या करेंगे, इसका कोण उपयोग कहाँ करेंगे, जहाँ 90 डिग्री की ज़रूरत होती है आपको, जिनको सभी सपोर्ट एवं चौकोर सतह की बड़ी यथार्थता के संग बनाया जाता है। बी ब्लॉक के प्रकार ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखेंगे इसको जो है इसको आप सिंगल लेवल, सिंगल ग्रिप बी ब्लॉक बोलते हैं। ये आपको सेम टू सेम आपका ये जो ऑब्जेक्टिव है ये आपका चित्र बनाते आ जाएगा और इसमें आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इसको क्या कहते हैं। तो ये देखिए आप, ये जो एक ग्रुप कटा है तो ये सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप बी ब्लॉक हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए एक और एक दो ग्रुप कटे हैं तो सिंगल लेवल डबल ग्रुप बी ब्लॉक हो गया, और डबल लेवल सिंगल ग्रुप ब्लॉक तो यहाँ भी और यहाँ भी कटा होगा। देखिए आप, ये देखिए यहाँ भी आपका ये कटा है तो डबल ग्रुप, और ये सिंगल है तो ये सिंगल बी ब्लॉक हो गया। जोड़ा बी ब्लॉक आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट है। पेयर बी ब्लॉक आप उपयोग कहाँ करेंगे, जहाँ आपको लंबे शॉट को मशीन टेबल के समांतर अथवा कार को समांतर पकड़ना हो। इस तरीके से जब आपको कार को पकड़ना हो तो आप पेयर बी ब्लॉक का उपयोग करेंगे और इनके बीच में आप एक छड़ को डाल लेंगे जिससे कि आपको
जो है क्षण आपकी आसानी से बन जाए और आप इसकी मार्किंग कर सकें। ठीक है, दूसरे टॉपिक पे हम चलते हैं कि बी ब्लॉक के उपयोग क्या क्या हैं। तो बी ब्लॉक का प्रयोग बेलनाकार जॉब को सहारा देते हुए पकड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये देखिए आप, ये जॉब को आपने क्लेम कर लिया, ये आपका वर्क पीस हो गया और ये आपका बी ब्लॉक हो गया, है ना। बी रेखा खांचे के शीर्ष पर बना सकरा स्थान ड्रिलिंग ऑपरेशन के द्वारा ड्रिल को क्लियरेंस प्रदान करता है तथा साथ ही मशीनिंग के साथ छीलन के निकालने के लिए स्थान प्रदान करता है। बड़े आकार का बी ब्लॉक ढलवे लोहे तथा छोटे आकार बी ब्लॉक कटोरीकृत लोहे से बनाए जाते हैं। ठीक है, बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए बी ब्लॉक का उपयोग करते हैं। अब जब भी आप पकड़ें तो खांचा जो है आपका फ्लैंक जॉब के मध्य भाग को छूना चाहिए। इस तरीके से देखिए आप, बी ब्लॉक का ये आपका वर्क हो गया, ये आपके देखिए ये जो आपका वर्क है ये दोनों साइड से इसको छू रहा है। बी ब्लॉक का निर्दिष्टीकरण आकार के अनुसार, लंबाई के अनुसार, क्लेम किए जाने वाले जॉब के अधिकतम और न्यूनतम व्यास के आधार पर और संबंधित BIS माइनस नंबर की श्रेणी के अनुसार। बी ब्लॉक की श्रेणी तथा पदार्थ, ये श्रेणी ए का बी ब्लॉक 100 मिलीमीटर लंबाई का अधिक एक्यूरेट फिनिशिंग वाला होता है। ए श्रेणी के बी ब्लॉक की कठोरता 650 से 700 HB है ना, और 60 से 63 HRC के मध्य होती है। श्रेणी बी का आपका जो है इसकी 300 mm लंबाई और 180 से 200 जब आपको उच्च फिनिश करनी तो ए श्रेणी का, और आप जब को आम कार करने हो तो बी श्रेणी का बी ब्लॉक उपयोग करते हैं। सिलेंड्रिकल जॉब को बी ब्लॉक पर मजबूती से पकड़ने के लिए आप जो ये क्लेम का उपयोग है तो उसको यू क्लेम बोलते हैं, है ना। और ये आप देखिए बी प्लैंक जो बी ब्लॉक है आपका क्लेम साइज कैसा है, ये आपका वर्क पीस हो गया, ये आपका दोनों बी ब्लॉक हो गया, ये आपने क्लेम कर दिया। इसके बाद ब्लॉक की सेटिंग करने के लिए आप देखिए, आप देख रहे हैं जिस तरीके से हमने बताया कि जो आपकी जॉब है, ये जो आपका जॉब है ये इसके दोनों ये फ्लैंक है इन पर टच होना चाहिए। इस तरीके से आपने जॉब की सेटिंग कर ली। फिर इसके बाद क्लेम को जोड़ा आपने, इस तरीके से आप क्लेम को जोड़ देते हैं। क्या है, एक साइड से आप क्लेम को जोड़ेंगे तो ये जब आप मार्किंग करेंगे तो हो सकता है ये घूम जाए, इससे आपकी मार्किंग गलत हो जाए, इसलिए आपने दोनों साइड से इसको जोड़ दिया। जब आप इस तरीके से इसको जोड़ेंगे तो आपकी मार्किंग करते समय, चौक चलाते समय आपका जॉब हिलेगा नहीं, है ना। ये आपका अंतरोक, इसमें आप ये एंड स्टॉप भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका जॉब मान लीजिए इस साइड से तो नहीं खिसक रहा, इस साइड से भी नहीं खिसक रहा, आपको जब यहाँ ना भागे, इसलिए आप एंड स्टॉप का उपयोग करते हैं, है ना। कब लगाएंगे आप एंड स्टॉप? जब आप पर ये जॉब पर पड़ने वाला जो प्रेशर है वो कटिंग प्रेशर ज़्यादा हो। ठीक है, बी ब्लॉक की परिशुद्धता रखे दोनों सिरों को डायल टेस्ट इंडिकेटर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, आप परिशुद्धता भी चेक कर सकते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर के माध्यम से। ठीक है, अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की ओर चलते हैं। ये आपका मार्किंग पंच हो गया। मार्किंग पंच जो है आपका सेंटर पंच, प्रिक पंच, डॉट पंच और फोगला पंच, होलो पंच जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, पंच के बारे में हम बता दें आपको, पिन पंच, बेल सेंटर पंच, बेड पंच और सॉलिड पंच, और ये आपका क्या हो गया, लेटर एंड नंबर पंच। आपका जो सेंटर पंच है उसका उपयोग आप 90 डिग्री का केंद्र होता है सेंटर पंच में। ठीक है, जिससे बनाया गया पंच चिन्ह चौड़ा होता है, लेकिन ये अधिक गहरा नहीं होता। ये चौड़ा पंच चिन्ह ड्रिल को आरंभ करने में उचित होता है। जब भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि जब ड्रिल करने से पहले आप किस पंच का उपयोग करेंगे, तो आप सेंटर पंच का उपयोग करेंगे ना। ये देखिए आप, ये सेंटर पंच है ना। आपका प्रिक पंच विद बिटनेस मार्क, आप जो प्रिक पंच आपने बिटनेस मार्क लगाया है उसको गहरा करने के लिए भी आप सेंटर पंच का उपयोग करते हैं। होल पोजीशन विथ हैवी सेंटर पंच मार्क। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए, पहले आप किस तरीके से इस पंच को पकड़ते हैं। ये आपका पंच हो गया और इसमें आप यहाँ पर हेड पे आप मारते हैं इसको, और मूविंग ओवर सेंटर पंच मार्क। आप ट्राई करें जब भी आप पंचिंग करें, जो आपका हैमर है या जो आपका मारतोल है, जो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बोलते हैं इसको, हथौड़े को, तो आप उसको ऐसा प्रहार करें, चोट लगाएं कि एक ही बार में उसको निशान उभर आए, है ना। बार बार लगाने से जो निशान है वो आपको खराब हो सकता है। दूसरी बात करते हैं प्रिक पंच की। सेंटर पंच में आपका जो कोण था वो 90 डिग्री था। इसमें 30 डिग्री अथवा 60 डिग्री के कोण पर आपका जो कोण है अपघर्षित किया जाता है। प्रिक पंच का उपयोग कहाँ करते हैं? जहाँ केंद्र रेखाओं कटान एक पतली चद्दर हो, और क्योंकि इसमें गहरे निशान की आवश्यकता नहीं होती है ना, जहाँ अधिक ज़्यादा गहरे निशान की आवश्यकता ना हो वहाँ प्रिक पंच का उपयोग करते हैं। डिवाइडर को उचित स्थिति में करने के लिए 30 डिग्री वाले प्रिक पंच का उपयोग किया जाता है, जिससे हल्के पंच चिन्ह प्राप्त हो जाए। जब आप डिवाइडर है, जैसे आप मान लीजिए इधर आपको डिवाइडर का उपयोग करना है, तो पहले आपने 30 डिग्री का प्रिक पंच यहाँ पर मान लिया चोट के माध्यम से, और फिर यहाँ पर आपने उसको लगाया डिवाइडर को, और डिवाइडर से आप निशान काट लिए। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिवाइडर से पहले आप किस पंच का उपयोग करते हैं, तो आप प्रिक पंच का उपयोग करते हैं। सेंटर पंचिंग के से पूर्व केंद्र स्थिति निर्धारण की जांच में भी प्रिक पंच का उपयोग करते हैं। सेंटर पंचिंग से पूर्व जो है, आप अगर केंद्र से स्थिति की आपको जांच करनी है तो भी आप प्रिक पंच के माध्यम से सेंटर की जांच कर सकते हैं। उसके बाद आप सेंटर पंच निशान लगा सकते हो। सेंटर पंच का जो निशान है वो बड़ा होता है अपेक्षाकृत। उसके बाद आप वृत्त खींचने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। आपका डॉट पंच क्या हो गया?
डॉट पंच आपका इस्पात या उच्च कार्बन स्टील का बना होता है, ये भी 60 डिग्री का। पिक पंच 30 डिग्री 60 डिग्री। डॉट पंच आपका 60 डिग्री। सेंटर पंच आपका 90 डिग्री। इस तरीके से आप देखिए 60 डिग्री पर आप करने के लिए इसका उपयोग अपन कहाँ करते हैं, त्रिज्या चाप आदि खींचने के लिए करते हैं। इस तरीके से आप इसको पकड़ते हैं और पोजीशन को करके इसको आप मारते हैं। आप याद रखेंगे कि जो आपका पंच है और आपके हैमर के बीच मतलब मारते समय कितनी कुल दूरी होनी चाहिए, तो 40 mm लगभग आपकी दूरी होनी चाहिए। हाँ, अब आपका एक और क्वेश्चन, मेन पूर्ण क्वेश्चन ये आपका पूछ सकते हैं कि सेंटर पंच और डॉट पंच में ऐसे तो नहीं आपको अंतर के लिए पूछेगा, मगर आप पूछ लीजिए निम्न में से क्या अंतर है, ऐसा पूछ। तो आपका सेंटर पॉइंट है वो 90 डिग्री का है और आपका डॉट पंच 60 डिग्री का है। इसका प्रयोग केंद्र का निशान गहरा करने के लिए, इसका प्रयोग खींची गई लाइन को पक्का करने में किया जाता है। ये हाई कार्बन स्टील का, ये भी हाई कार्बन स्टील का है ना। खोखला पंच, ये आप कहाँ उपयोग करेंगे, खोखले पंच के लिए आप उपयोग करेंगे रबर की चादर, कॉक की चादर तथा चमड़े के टुकड़े में पंचिंग करने की। ये आपका यूजिंग होलो पंच, ये आप होलो पंच के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार की चादर का उपयोग निशान बनाने में आप ये कर रहे हैं ना। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पंच की ओर। ये आपका क्या हो जाएगा, पिन पंच हो जाएगा। पिन पंच का आप उपयोग कहाँ करेंगे, पिन पंच का उपयोग आप डबल पिन अथवा लोकेटिंग पिन को चलाने के लिए शंख होता है। ये पंच पर उचित पकड़ बनाने के लिए नलिंग की होती है। ठीक है, आप देखते हैं जिस पर ये जो पिन वगैरह हैं, इनको डालने से पहले आप जो है पिन पंच का उपयोग करते हैं ताकि इस पर जो पर्याप्त स्पेस हो जाए और वो पिन है उनको होल्ड करने मतलब पकड़ने मजबूती प्रदान हो सके, आराम से वह प्रवेश कर जाए। इसके बाद अपना नेक्स्ट पंच है बेल सेंटर पंच। तो नाम के अनुरूप ये घंटी के आकार का होता है। ठीक है, सबसे आसानी से शीघ्र और ये सिलेंड्रिकल पार्ट्स को आपके अंदर, ये आपका बेल सेंटर पंच हो गया। मेन आपके जो पंच थे वो मैंने बता दिए, प्रिक पंच, डॉट पंच और सेंटर पंच, ये आपके मेन पंच है। इसके बाद बेड पंच आपका क्या है, तो मजबूती से रखी हुई लकड़ी के टुकड़े को सिरे के ग्रेन को ऊपर रखते हुए दृढ़तापूर्वक पकड़े, है ना। पंच कुछ इस स्थान पर ये आपका, जैसे आप देख रहे हैं बेड पंच है, तो ये आप इसको आप उपयोग कहाँ करेंगे, बड़े व्यास वाले छिद्र बनाने के लिए। आप जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं तो इसको आप बड़े व्यास के छिद्र बनाने के लिए उपयोग करते हैं। सॉलिड पंच आपका जो है धातु चद्दर में रिवेटिंग के लिए आवश्यक है। रिवेटिंग छिद्र समान दूरी पर हो धातु चद्दर पर, इस प्रकार रिवेटिंग छिद्र बनाने के लिए प्राय ठोस पंच का उपयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा अक्षर एवं संख्या पंच, लेटर एंड नंबर पंच। ये सब जो पंच है लेटर एवं नंबर पंच, ये आपका जॉब पर स्पेसिफाई नाम और नंबर देने के लिए उपयोग करते हैं। आपने ये जो लेटर पंच है इसका उपयोग आपने अपनी ITI में किया हुआ है ना। आप इसके बाद ऊर्ध्वाधर स्थिति में पंच करना। आप जब भी पंच करें इस तरीके से आप जब पंच को पकड़ें और उसके बाद पंच का उपयोग करें। ठीक है, स्क्राइबर आपका क्या है, तो लेआउट कार्य में आप जब भी मार्किंग करते हैं तो स्क्राइबर का उपयोग करते हैं। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है कि ले स्क्राइबर का जो कटिंग एंगल है वो 12 से 15 डिग्री का होना चाहिए। स्क्राइबर विभिन्न आकार एवं माप में उपलब्ध होते हैं। सामान्यतः प्लेन स्क्राइबर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपका स्क्राइबर का एक चित्र हो गया। इसको आप स्ट्रेट पॉइंट जिससे 12 से 15 डिग्री, ये आपका ग्रिप पॉइंट और ये बेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, ये आप देखिए स्क्राइबर के माध्यम से आप जॉब पर लेआउट मार्किंग करने का उपयोग करते हैं। स्क्राइबर द्वारा मार्किंग करते समय जॉब पर स्पाइक स्क्राइबर के मध्य 30 से 35 डिग्री कोण होना चाहिए। आप याद रखेंगे क्या है कि जो इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है कि जॉब का जो आपका स्क्राइबर उसका पॉइंट का एंड पॉइंट का एंगल तो 12 से 15 डिग्री है, मगर स्क्राइबर द्वारा जब आप मार्किंग करेंगे तो स्क्राइबर और जॉब के मध्य जो कोण है वो 30 से 35 डिग्री। ट्रेमल क्या है, बड़े आकार के व्यास वाले जॉबों पर मार्किंग करने के लिए ट्रेमल का उपयोग किया जाते हैं। ये आपका जो डिवाइडर है इसका ही बड़ा रूप जो आपका ट्रेमल है। ठीक है, इसके बाद हम ये और देख लेते हैं कि आप सतही सरफेस गेज पर मार्किंग ब्लॉक का उपयोग करते हैं। तो देखिए आप काय में करते हैं। डेटम सतह के समांतर लाइन खींचने के लिए जब आप लाइन खींचना चाहते हैं तो आप सरफेस गेज का उपयोग करते हैं। ठीक है, डेटम सतह पर मशीनी सतह पर जॉब को सेट करने में, ये आप देखिए मशीन पर आप ये सरफेस प्लेट हो गई, जॉब का सेट करने के लिए आप ये डेटम सतह का उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद जॉब की ऊंचाई और समानता, ये लेथ में भी आप इस तरीके से जॉब को पकड़ने के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप देखिए ये आपका फिक्स्ड सरफेस गेज हो गया। जो आपका सरफेस गेज है वहाँ आप काय के लिए उपयोग कर रहे हैं, डेटम सतह के समांतर लाइन खींचने के लिए, मशीन पर जॉब को सेट करने के लिए, है ना, और ये आपका जॉब की ऊंचाई और समांतर तक ज्ञात करने के लिए। ये आपका फिक्स्ड सरफेस गेज हो गई। ये देखिए इसको आप स्नग बोलते हैं, स्पिंडल बोलते हैं, स्क्राइबर होते हैं, नट होता है, बेस होता है। इस तरह जो आपका सरफेस गेज है ये आपका हर ITI में आपको मिल जाएगा। सार्वभौमिक स्थायी गेज, यूनिवर्सल सरफेस गेज, ये आपकी यूनिवर्सल सरफेस गेज हो गई। ठीक है,
ये आपका बेस होता है फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, इसको रोकर आर्म, ये स्पिंडल, ये क्लैंपिंग नट, ये स्नग, ये आपका स्क्राइबर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज अपना क्या है, एंगल प्लेट। तो एंगल प्लेट क्या है, एंगल प्लेट कास्ट आयरन की 90 डिग्री कोण पर बनी एक प्लेट होती है। इसके दोनों बाहरी सतह एक के किनारे पर शुद्ध बने होते हैं। किसी किसी बेल्ट प्लेट में आयताकार आकार के खांचे कटे होते हैं, जिसका उपयोग नट बोल्ट की सहायता से जॉब क्लेम करने के लिए किया जाता है। इसका आकार लंबाई चौड़ाई मोटाई से लिया जाता है। ठीक है, एंगल प्लेट सॉलिड एंगल प्लेट 90 डिग्री कोण पर स्थिर होती है, आपकी सॉलिड एंगल प्लेट हो गई। समायोजन एंगल प्लेट एडजस्टेबल एंगल प्लेट है आपकी। ये बॉक्स एंगल प्लेट, ये आपकी बॉक्स एंगल प्लेट है। ये सॉलिड टाइप एंगल प्लेट है, स्विबल बेस एंगल प्लेट है ना। इसके बाद देखो एंगल प्लेट की परिशुद्धता आपकी, ये भी आमतौर पर जो आपकी एंगल प्लेट है ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में उपलब्ध होती है। इनमें ग्रेड 1 वाली ग्रेड 2 से अधिक परिशुद्ध होती है, जो कि औजार रूप में प्रयोग की जाती है। ग्रेड 2 वाली एंगल प्लेट साधारण वर्कशॉप या मशीन शॉप में प्रयोग की जाती है। एंगल प्लेट, ये आपकी एंगल प्लेट, ये आप इस तरीके की जो आपकी डायमेंशन में, निम्न डायमेंशन में आपकी एंगल प्लेट मिलती है। ठीक है, डिवाइडर्स क्या हैं आपके, डिवाइडर्स आपको पता है, ये आपके डिवाइडर्स हैं, है ना। विविध प्रकार के आप त्रिज्याएं या चाप काटने के लिए आप डिवाइडर्स का उपयोग करते हैं। ये माइल्ड स्टील अथवा हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पैरेलल ब्लॉक की। तो लेआउट प्रदान करने के लिए पैरेलल ब्लॉक का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये आपका किस तरीके के पैरेलल ब्लॉक हो गए, ये आपके सॉलिड टाइप पैरेलल ब्लॉक हो गए, ये आपके एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक हो गए। तो हमने विविध प्रकार के आपके साथ आज मार्किंग मीडिया और मार्किंग करने के लिए आप किन किन सरफेस का उपयोग करते हैं और आप किस तरीके से सरफेस गेज का उपयोग करते हैं, विविध प्रकार के टूल्स जो आप मार्किंग करने के लिए उपयोग करते हैं, उनकी चर्चा की। अब हम आपको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से इनका अभ्यास कराते हैं। मुझे पता है ये वीडियो बहुत लंबा हो गया और मेरे जैसे नए यूट्यूबर के लिए आपको इतनी देर तक सुनना एक मुश्किल भरा सफ़र है, लेकिन आप विश्वास मानिए मैंने अपना 100% ट्राई किया है। आप भी अपना 100% ट्राई करके इस वीडियो को पूरा सुनने का प्रयास करें। मैं निश्चित रूप से आपसे ये कह सकता हूँ कि ये मार्किंग मीडिया और इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगे ना। तो जॉब पर लेआउट रेखा खींचने के लिए इनमें में से किसका उपयोग करते हैं, स्क्राइबर का उपयोग करते हैं। सरफेस प्लेट का मटेरियल क्या है, महीन कणों वाला ढलवा लोहा। ठीक है, इसके बाद किसी भी बी ब्लॉक के साथ अंतरोग का प्रयोग क्यों किया जाता है, बी ब्लॉक लौंग गिरने अथवा उस पर अक्षीय सरकाव को रोकने। मैंने बताया था आपको एंड स्टॉप का उपयोग करते हैं, तो एंड स्टॉप का उपयोग इसलिए करते हैं। बी ब्लॉक की विशेषताएं, संबंधित कौन सा बिंदु उचित है, बी ब्लॉक की लंबाई, है ना। ये आपका स्पेसिफाई होता है बी ब्लॉक की मतलब लंबाई के माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं कि बी ब्लॉक कौन सा है ना। इसके बाद हम बात करते हैं स्क्राइबर किस पदार्थ के बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील के। बी ब्लॉक के ग्रुप का अंतः कोण होता है 90 डिग्री का। बी ब्लॉक निम्न ग्रेड में उपलब्ध होते हैं, ए तथा बी में। बी ग्रेड के बी ब्लॉक का मटेरियल कौन सा, दानेदार कास्ट आयरन वाला। सरफेस प्लेट का प्रयोग मार्किंग के लिए किया जाता है क्योंकि ये डॉटम सरफेस प्रदान करता है, सरफेस प्लेट, है ना। सॉलिड एंगल प्लेट की भुजाएं अपनी किस कोण पर बनी होती है, 90 डिग्री कोण पर। स्क्वायरनेस में त्रुटि निम्न किसके प्राप्त द्वारा चेक करते हैं, गुनिया व स्लिप गेज के द्वारा। स्क्राइबर के पॉइंट का कोण होता है 12 से 15 डिग्री। सेंटर पंच का पॉइंट कोण होता है 90 डिग्री। डिवाइडर की लेगें होती हैं बराबर नुकीली। यूनिवर्सल सरफेस गेज की उस भाग का नाम बताइए जो टोटल श्रेय की सहायता समांतर लाइन खींचने में सहायक है। तो ये आपका गाइड पेन हो गया। पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग निम्न में से किस कार्य में किया जाता है, तो आपका ये वर्कपीस को क्षैतिज रूप में लगाने के लिए, बड़े वृत्तों की लेइंग आउट के लिए किस टूल का उपयोग करते हैं, ट्रेमल का उपयोग करते हैं। स्क्राइबर का कार्य क्या है, जॉब पर मार्किंग रेखाएं खींचना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इस प्रकार के पंचों का उपयोग फाइन मार्किंग के लिए किया जाता है, पहचानिए। 20 डिग्री का पंच है, प्रिक पंच हो गया। प्रिक पंच 30-60 में उपलब्ध होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 90 डिग्री है तो आप आंखें बंद करके लगा सकते हैं। छिद्र आपका सेंटर पंच हो जाएगा। यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक का क्या कार्य है, गोल्ड राइट की केंद्र जानने के लिए यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक का उपयोग करते हैं। इनमें से किस चिन्ह के माध्यम का प्रयोग ढलवा और कास्ट आयरन सतह पर करते हैं, तो आपका चौक पाउडर का उपयोग करते हैं। आपका ये कौन सा है, ये आपका कोण मापने के लिए ये जो बी भाग है ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, बी ब्लॉक क्या दर्शाता है, ये आप देख लीजिए। एक ये आपके यहाँ पर अगर निशान बने होंगे ये, तो ये डबल लेवल और ये सिंगल ग्रुप है, इसलिए डबल लेवल सिंगल ग्रुप बी ब्लॉक। और यहाँ पर अगर ये कटा होगा तो ये आप क्या हो जाएगा, डबल लेवल और डबल ग्रुप बी ब्लॉक। समझ में आया, जिस तरीके से ये देखिए आपका ये दो कटा है, तो ये आप देखिए यहाँ और यहाँ कटा है, तो आपका ये क्या हो गया, ये डबल लेवल, लेकिन ये एक ही है, तो ये सिंगल ग्रुप बी ब्लॉक हो गया आपका। इसके बाद ये आपका ट्रेमल हो गया। इसके बाद ये क्या हो गया, सरफेस प्लेट हो गई। इसके बाद ये जो चित्र है आपका सिक्वल
बेस एंगल प्लेट का हो गया। इसके बाद ये जो आपका स्क्राइबर है ये एडजस्टेबल स्क्राइबर हो गया। इसके बाद पॉकेट स्क्राइबर कौन सा आपका, ये पॉकेट स्क्राइबर हो गया। ये आपका ऑटोमेटिक पंच है, ये जो रेखा पर पंच करने के लिए छिद्र करने वाली मशीन पंच का उपयोग किया जाता है। कौन सा, डॉट पंच का उपयोग करते हैं अपन। पिन पंचों का प्रयोग सिलेंड्रिकल जॉब में छेद करने के लिए किया जाता है। पिन पंच निम्न सेटों में, कितने सेटों में उपलब्ध होते हैं पिन पंच, आपके 5 सेट पिन में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। इसके बाद यूनिवर्सल सरफेस गेज का उपयोग क्यों करते हैं। यूनिवर्सल सरफेस गेज का जो उपयोग है जो आपकी टोइंग करने के लिए करते हैं। इसके बाद चित्र में दर्शाए गए अनुसार किस युक्ति द्वारा जो लेआउट रेखाएं खींची जा रही हैं स्क्राइबर के द्वारा खींची जा रही हैं। ये आपका रिब कहलाता है, ये आपका सरफेस प्लेट के जिसमें आप सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये आपका किस तरीके का पंच है, तो ये आपका बेड पंच है आपका, जिसमें बड़े आकार के जॉब बनाने के लिए अपन इसका उपयोग करते हैं, बड़े आकार के व्यास के छेदा करने के लिए। एंगल प्लेट का माप क्या है, एंगल प्लेट का माप लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई से लेते हैं। एंगल प्लेट में स्लॉट किस लिए काटी जाती हैं, नट बोल्ट से कसने के लिए, मशीन शॉप में जॉब की सेटिंग करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। पहचानिए ये क्या है, ये सॉलिड टाइप पैरेलल ब्लॉक है। ये जो आपका रोकर आर्म कौन सी है, तो आपकी जो सी वाला भाग है ये आपका रोकर आर्म है। ये पॉइंट जो है 60 डिग्री का होता है। इसका उपयोग स्क्राइबर द्वारा लगाई गई रेखाओं को पक्का करने में किया जाता है। कौन सा पंच है, ये डॉट पंच है। मार्किंग द्वारा पंच से लगाई गई निशान दूरी 5 mm होनी चाहिए, नहीं 3 से 5 mm होनी चाहिए। सेंटर पंच निम्न कार्बन स्टील का बना होता है, नहीं हाई कार्बन स्टील का। स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील बने होते हैं, बिल्कुल सही बात है। मार्किंग के द्वारा कापर सॉल्पेट का गोल लगाने के पश्चात तुरंत मार्किंग कर लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। इसको गोल को सूख देना चाहिए, उसके बाद मार्किंग होती है। स्क्राइबर को सेंटर पंच की तरह अच्छी तरह मोटा होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। स्क्राइबर पतला होता है, 12 से 15 डिग्री का इसका पॉइंट एंगल का कोण होता है। बी ब्लॉक को समांतर गोल तथा आयताकार जॉब को मार्क करने के लिए उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही। बी ब्लॉक में बी खांचे का कोण 90 डिग्री का होता है। बड़े साइजों में के बी ब्लॉकों को कास्ट आयरन से बनाया जाता है। बी ब्लॉक से एक आयताकार खांचा यू क्लैंप मार्किंग के दौरान लंबे शाफ्ट को बी ब्लॉक जोड़े में उपयोग करते हैं। इसके बाद सरफेस प्लेट आपकी क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन। इसके बाद ये जो आपका सेंटर पंच 90 डिग्री, प्रिक पंच 60 डिग्री, डॉट पंच 60 डिग्री का होता है ना। ये आप जो आपका ये यूनिवर्सल सरफेस गेज है, इसमें क्या क्या कौन कौन से भाग हैं मैं बता देता हूँ। ये आपका स्नग है ना। इसके बाद स्नग के बाद आपका ये जो आपका रोकर आर्म है, इसको ये रोकर आर्म है। इसके बाद आपका स्पिंडल कौन सा, ये आपका स्पिंडल है। आपका जो फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है, तो वो आपका फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू कौन सा हो जाएगा, ये नीचे वाला फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू हो जाएगा। क्लैंपिंग नट कौन सा, आपका क्लैंपिंग नट ये है। इसके बाद गाइड पेन आपकी कौन सी है, तो गाइड पेन आपकी कौन सी हो जाएंगी, ये दोनों गाइड पेन हो जाएंगी। बेस आपका आप जैसे समझ सकते हैं, ये जी जो है ये बेस हो गया। इसके बाद स्क्राइबर आपको दिख रहा है, ये स्क्राइबर हो गया ना। सेंटर पंच आप कहाँ उपयोग करेंगे, डॉट पंच प्रिंग पंच कहाँ उपयोग करें, तो सेंटर पंच के लिए ड्रिल को पॉइंट को अच्छी सीट देने के लिए, पंच के अधिक चौड़े निशान लगाने के लिए सेंटर पंच का उपयोग करते हैं, केंद्र पंच बोलते हैं। डॉट पंच आपको साक्षी निशानों की पंचिंग करना। प्रिक पंच का उपयोग आप डिवाइडर की लेग को सही सीट देने के लिए भी कर सकते हो। शार्प धातु को पंच करने के लिए डॉट पंच का उपयोग करते हैं। सरफेस प्लेट का मुख्य कार्य क्या है, जॉब की समतलता की जाँच करना, ठीक है। इसके बाद बी ब्लॉक के ग्रेड के अनुसार जो कितने प्रकार के होते हैं आपके बी ब्लॉक, 2 प्रकार, ग्रेड ए ग्रेड बी। बी ब्लॉक का प्रयोग कहाँ पर होता है, बी ब्लॉक का प्रयोग गोल जॉब पर मार्किंग, ड्रिलिंग, जॉब को सहारा देने इत्यादि कार्यों में किया जाता है। ग्रुप के अनुसार बी ब्लॉक सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, सिंगल लेवल डबल लेवल सिंगल ग्रुप, मेज्ड पेयर बी ब्लॉक, इस तरीके के आपके बी ब्लॉक होते हैं। बी ब्लॉक का आपका जो इंक्लाइंड एंगल है वो 19 डिग्री और 120 डिग्री का होता है। लेआउट टेबल क्या है, कास्ट आयरन की बनी होती है, माइल्ड स्टील से बने स्टैंड पर रखी जाती है। इसका साइज आमतौर पर 1x1.5 मिलीमीटर में होता है, ठीक है। स्क्राइबर किस धातु का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसके जो पॉइंट है उसको हार्ड व टेम्पर किया जाता है। स्क्राइबर क्या है, लोहे का तार का टुकड़ा है जिसकी मोटाई 3 mm से 5 mm तक होती है। 12 से 15 डिग्री इसका जो आपका पॉइंट का एंगल है वो होता है। मार्किंग को पंका करने के लिए किस पंच का, डॉट पंच का। प्रिक पंच का कोण एवं प्रयोग बताइए। 30 डिग्री नम धातु को फाइन मार्किंग के लिए आप प्रिक पंच का उपयोग करते हैं। ड्रिफ्ट पंच क्या है, ड्रिफ्ट पंच का उपयोग पतली चादरों में एक साथ होल करने के लिए ड्रिफ्ट पंच का उपयोग करते हैं। होलो पंच पतली शीटी चमड़े या गत्ते से बनी गैसकेट में छेद करने के लिए उपयोग करते हैं। कास्ट आयरन का प्रयोग सरफेस प्लेटों को बनाने के लिए किया जाता है। कास्ट आयरन का उपयोग करने के लिए लाभ बताइए। आसानी से कास्ट व मशीन किया जाए, सस्ता होता है, घिसावट और छे कम होती है। बी ब्लॉक की कोई दो प्रयोग मार्किंग, मशीन पर जॉब को सेट करने में। सेंटर पंच व डॉट पंच आपका सेंटर पंच 90 डिग्री का है। इसके द्वारा ड्रिल किए बचाने वाले बिंदु को गहरा किया जाता है जिससे कि ड्रिल उस बिंदु से सरक ना पाए, जबकि डॉट पंच 60 डिग्री बना होता है। इसके द्वारा मार्किंग रेखाओं को स्थायी किया जाता है। पर्शियन ब्लू को जॉब की सरफेस पर न लगाकर सरफेस प्लेट पर क्यों लगाया जाता है, जॉब पर लाइन साफ दिखाई देने के लिए। स्ट्रेटेज किस धातु का बना होता है, स्ट्रेटेज कास्ट आयरन का बना होता है। आपको एंगुलर इंटरनल सरफेस की स्ट्रेटनेस की चेकिंग के लिए 60 डिग्री कोण के साथ बेवल्ड स्ट्रेट का इसका उपयोग करते हैं। चित्र में दिखाया गया बी ब्लॉक किस प्रकार के, ये आपका सिंगल लेवल, ये डबल ग्रुप बी ब्लॉक है, ये आपका
डबल लेवल सिंगल ग्रुप बी ब्लॉक है, ठीक है। तो मैंने आज आपके सामने मार्केटिंग मीडिया विभिन्न प्रकार के गेजों का, सरफेसों का, आप जिस भी माध्यम से आप जॉब को सरफेस प्रदान करते हैं, उन सभी का मैंने विस्तृत रूप से वर्णन किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया मेरे जैसे न्यू यूट्यूबर के लिए, और तो उम्मीद है कि आप में से कुछ ही लोग हैं जो इस वीडियो को पूरा सुनेंगे। मगर जो भी वीडियो को पूरा सुने उसको धन्यवाद, और अब कृपया हमारा साथ दें ताकि हम इस तरीके से वीडियो बना सकें जो आपके लिए मध्य प्रदेश ITI TO और LP टेक्नीशियन 2022-23 की परीक्षा के रिगार्डिंग बहुत उपयोगी साबित होगा, ठीक है। जो भी बंदे जॉब के साथ साथ स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं कंप्लीट पैकेज फिटर थ्योरी का इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा, ताकि आप ब्लूटूथ या एयरफोन के माध्यम से अपने कार्यस्थल पर बैठकर अपने लक्ष्य को, सपने को पूरा कर सकें।